गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, बोर्ड विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं? नो मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन नहीं स्टार्ट कर पाए थे, तो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास का। हम लोग को पता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट्स था, जो कि 1856 टू 1863 के बीच में हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था, बिकॉज दैट वाज डार्विन्स एरा। उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था और बहुत सारे हमारे पास रीजंस थे उसके लिए। एंड इसी का जो है ये हमारे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, द आंसर ऑफ विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, पेज पे देखना, एनसीईआरटी बुक के एक पेज पे दिया हुआ है सारे आंसर। सो डार्विन के बहुत सारे मेंडल के बहुत सारे रीजंस थे फेल हो जाने के, और 1900s के टाइम में फिर से दोबारा एक बार मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को करेक्ट प्रूव किया गया। उस टाइम पे किसी साइंटिस्ट का लाइक ऐसा नहीं था कि कोई ग्रुप एक साथ मिलके काम कर रहा था, जबकि 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में इंडिपेंडेंटली 3 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया था, एंड दे फाउंड आउट अ रिजल्ट, जबकि जो कि वो लोग पीछे जाके देखे तो इट वाज सिमिलर टू दैट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो दे रियलाइज्ड कि मेंडल जो कह रहे थे वो सही था। उस टाइम पे he was not able to prove that, प्रूव नहीं कर पाए थे मेंडल, पर 3 साइंटिस्ट जो कि मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को प्रूव करके बाद में 1900s में जो प्रूव कर पाए मेंडल के एक्सपेरिमेंट को, they were De Vries, Carl Correns and Schermark। ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन है ये 3 नाम, ह्यूगो डे व्राइस, कार्ल कॉरेंस और शर्मा। ठीक है, ये 3 जो थे इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। 2 साइंटिस्ट हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का मूवमेंट और जीन्स का मूवमेंट जो है वो सिमिलर पैटर्न पे होता है, वो पैरेलली होता है। जीन्स में अगर सेग्रीगेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम्स में भी हो रहा है, जीन्स में अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो क्रोमोसोम्स में भी हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या नाम था उनका बताओ? टीएच मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन और बॉवेरी नहीं था क्या? सटन और बॉवेरी के बारे में पढ़े थे ना हम लोग पिछले क्लास में? यस मैम। यस। ठीक है, सटन एंड बॉवेरी था। ये जो थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये थ्योरी जो दिया गया था दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बॉवेरी। ठीक है, पर ये थ्योरी जो प्रूफ करके दिखाए थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, जब मेंडल बोले थे कि जीन्स होता है या फिर फैक्टर्स होता है, मेंडल ने जीन्स नहीं कहा था, he used the term factors। उस टाइम पे he had no means to prove himself right, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स नहीं होते थे। पर later on during the early 1900s or during the early 20th century, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हो गए थे। तो टीएच मॉर्गन वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव करके दिखाए थे। So the person who proved this theory was Morgan. He was T.H. Morgan. ठीक है, जो प्रूव करके दिखाए थे इस थ्योरी को, he was T.H. Morgan। अब टी.एच. मॉर्गन ने एक स्पेशल इंसेक्ट को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। लाइक मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट्स पी प्लांट पे बेस्ड थे, इट वाज बेस्ड ऑन पाइजम सैटिवम। अब हर साइंटिस्ट का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसपे वो लोग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। तो टी.एच. मॉर्गन के लिए वो ऑर्गेनिज्म वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर।
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को क्यों चूज किया गया था, ये हम लोग रीजंस ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग रीजंस लिख चुके हैं कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, अब तक हम लोग लिंकेज भी लिख चुके थे कि लिंकेज का मतलब क्या होता है, लिंकेज का डेफिनेशन बताओ। क्या मैम डेफिनेशन बताएं? लिख चुके हैं ना हम लोग, लिंकेज का डेफिनेशन लिख चुके हैं। यस मैम, यस मैम। ठीक है, देखो एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम पे हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होता है। लेट्स से यहाँ पे ए जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे बी जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे सी जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे डी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास 4 जीन्स है एक क्रोमोसोम पे। जब एक ही क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमोसोम्स के जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो जीन्स आपस में लिंक्ड हो सकते हैं, उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रेजेंट हो सकता है। अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रेजेंट होने का मतलब जब दो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सी और डी प्रेजेंट है, जब एनाफेज में सेपरेशन होता है तो यहाँ पे होमोलॉग्स भी इसके होंगे। इट कैन बी ए और स्मॉल ए बी, रिसेसिव या फिर डोमिनेंट हो सकता है। बस एलील्स ये ड्रॉ किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर क्रोमोसोम पे जीन्स जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ एलील्स ड्रॉ किए हैं। ये कैपिटल बी के साथ में स्मॉल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है। जहाँ पे स्मॉल लेटर है वो रिसेसिव है, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वो हमारे पास डोमिनेंट है। तो जब एनाफेज पे सेपरेशन होता है जीन्स का, तो अभी तक हम लोग जान रहे थे कि एनाफेज पे जो सेपरेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे हम लोग ऐसे मान लो कि ये मदर का क्रोमोसोम है, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि एनाफेज में जब सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट होती है, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि फादर में कैसे सेपरेशन हो रहा है, ये मदर का क्रोमोसोम है। अभी तक हम लोग को पता था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट चल रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन चल रहा है, पर इस केस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इस केस में फेल कर जाता है। कैसे फेल करता है, यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही होती है, तो जब एक जीन पे एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट है और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, लेट्स सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे सी और डी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो सी और डी के बीच में अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो डी जो है कभी भी सेपरेटली असॉर्ट या सेपरेट नहीं हो सकती है जब तक सी ना चाहे, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो डी और सी जो है उनके बीच में अगर अट्रैक्शन है तो सी विल ट्राई टू कीप अ होल्ड ऑफ डी, ठीक है, जो कि मेंडल के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, पर टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स में ये निकल के आया कि अगर दो जीन्स हमारे पास टाइटली लिंक्ड है, टाइटली लिंक्ड है मतलब फिजिकली एसोसिएटेड है या बॉन्डेड है, तो उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। और जितना कम डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में, लिंकेज उतना ज्यादा बढ़ जाता है। दो जीन्स के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा लिंकेज उतना बढ़ जाता है। और अगर लिंकेज बढ़ जाएगा, लिंकेज का मतलब होता है एसोसिएशन, बाइंडिंग, अगर लिंकेज बढ़ जाएगा तो ये दोनों जीन्स सेपरेट होना नहीं चाहिए, ये दोनों जीन्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लिंकेज बढ़ गया तो। लिंकेज बढ़ गया तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर सेपरेट नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं कि दो जीन्स जो है या अलील्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होकर के डॉटर सेल्स बनाती है। ये एक अलग डॉटर सेल बनेगा, ये एक अलग डॉटर सेल बनेगा, पर जब सेपरेशन ही नहीं हो रहा है
तो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगी, और जब डॉटर सेल्स नहीं प्रोड्यूस होंगी तो रिकॉम्बिनेशन का चांसेस घट जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन घट जाता है। यही बोला गया था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, लेट्स जस्ट राइट इट डाउन। रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा है और रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा? लिंकेज कम होगा। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा नो है, मैम, नो मैम, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास लिंकेज ज्यादा है, किसी दो जीन्स के बीच में अगर हमारे पास लिंकेज ज्यादा है, बॉन्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो रिकंबाइन नहीं करना चाहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को? तो अगर लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन घट जाता है, और अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। दिस वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। ये लिखना, ये लिखो। ये जो था ये टीएच मॉर्गन बोले थे कि रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा है तो लिंकेज कम होगा, रिकॉम्बिनेशन अगर कम है तो लिंकेज ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है, बिकॉज़ इट्स 1 बाय लिंकेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस है यहाँ पे। ठीक है, लिंकेज का हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं ना। इट इज अ फिनोमेना जहां पे दो जीन्स जो है वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं, फिजिकली एसोसिएटेड या बॉन्डेड रहते हैं। उस केस में पेरेंटल टाइप्स जो है वो ज्यादा फॉर्म होंगे, और नॉन पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ये लिखे हैं ना हम लोग इन प्रॉपर डेफिनेशन फॉर्म? यस मैम। ओके, अभी देखो ये समझने की कोशिश करते हैं लिंकेज एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे एक मदर का जीन है, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए, और यहाँ पे दूसरा जीन है, लेट्स से दिस इज बी। ये एक जो है डोमिनेंट जीन है, दूसरा जो है वो रिसेसिव है। यहाँ पे हमारे पास फादर का जीन है, लेट्स से दिस इज स्मॉल p एंड दिस इज कैपिटल Q। ठीक है, दो जीन्स है। अगर ये जीन्स हमारे पास टाइटली लिंक्ड है, ये फादर के जीन्स है और ये इधर मदर के जीन्स है। लेट्स से कि फादर के जीन्स PQ के बीच में लिंकेज ज्यादा है, लिंकेज इज मोर। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो कि P और Q के बीच में लिंकेज ज्यादा है। अगर लिंकेज ज्यादा है तो ये जो जीन्स है जब भी दो डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है, यहाँ पे अगर P और Q है, स्मॉल p और Q है, इनके एलील्स कुछ ले लो। लेट्स से ये भी स्मॉल p है और ये स्मॉल q है, ठीक है। तो जब भी इसमें लिंकेज ज्यादा है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में या दो जीन्स के बीच में लिंकेज ज्यादा है, तो ये जो है ये सेपरेट नहीं होना चाहेगा। ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करेगा, ये सेपरेट नहीं होना चाहेगा उस पॉइंट पे। या P और Q जो है ये सेपरेट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी कम है, ये सेपरेट नहीं होना चाह रहा है। पर यहाँ लेट्स से कि लिंकेज कम है, लिंकेज इज लेस, ठीक है। ए बी, यहाँ पे कोई भी इसका अलील ले लो, लेट्स से इट इज स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। यहाँ पे लिंकेज कम है तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी ज्यादा है। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स स्प्लिट होने के बाद
ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स बनाना चाहेंगी। ये जो है ये इसके साथ इंटरमिक्स करना चाहेगी, फर्टिलाइज करना चाहेगी। ये गेमीट जो है ये इसके साथ फर्टिलाइज करना चाहेगा। ये जो गेमीट है ये भी इन दोनों के साथ फर्टिलाइज करना चाहेगा। पर ये आपस में अट्रैक्शन शो कर रही हैं, इसीलिए किसी और गेमीट के साथ फर्टिलाइज होने में दिस विल शो सम रिपल्शन। यहाँ पे क्योंकि आपस में अट्रैक्शन है तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, दूसरे गेमीट्स के साथ ये फ्यूज नहीं होना चाहेगी। तो ये खुद के साथ ही फ्यूज होकर के या सिमिलर टाइप्स के साथ ही फ्यूज होकर के ये क्या फॉर्म करेंगी, पेरेंट टाइप ही फॉर्म कर देंगी। पेरेंट वाज स्मॉल p एंड कैपिटल Q। जो यहाँ पे मदर का जो मदर के एलील्स हैं ये फाइनली मदर के एलील्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है। तो लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी घट जाता है, तो पेरेंटल टाइप ही फॉर्म होगा। जबकि अगर ये ब्लैक वाला केस देखें जो कि मेल है, तो इसके केस में यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो लिंकेज कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड है, ऐसे कोई बॉन्ड है और इसमें रिपल्शन ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है हमारे पास, तो लिंकेज घट जाता है। तो एक बार ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसके बाद जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है ये भी किसी और क्रोमैटिड के साथ में लिंक करके एक न्यू रिकॉम्बिनेंट बना सकती है, और इधर जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड है ये भी किसी न्यू सिस्टर क्रोमैटिड के साथ कंबाइन करके ये भी एक न्यू रिकॉम्बिनेशन बना लेगी। तो जहां पे लिंकेज कम है वहां पे रिकॉम्बिनेशन का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जबकि जहां पे लिंकेज ज्यादा है वहां पे रिकॉम्बिनेशन का कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, यही बोला गया था टी.एच. मॉर्गन के थ्रू। अब हम लोग केस लेते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का। लास्ट दिन पिछले दिन याद है हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सा डोमिनेंट एलील है और कौन सा रिसेसिव एलील है, याद है? फिर हम लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि व्हाइट एंड येलो रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। उसका कुछ आंसर मिला? Yes, ma'am. उसका कुछ आंसर मिला? Yes, ma'am. क्या बताओ? मैम जो वाइल्ड टाइप होता है उसके ऊपर प्लस का साइन होता है। एग्जैक्टली जो वाइल्ड टाइप है ना, जो वाइल्ड टाइप है जो कि नेचर में नेचुरली आपका कर रहा है, मोस्टली विच इज W एंड व्हाइट आइड एंड येलो बॉडीज, वो जो केस है ना वो हमारे पास डोमिनेंट होगा। और अगर उस डायग्राम को हम लोग देखें, टर्न टू पेज नंबर 84, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 84 ओपन करो। ठीक है, किए? ओपन किए पेज नंबर 84। हेलो, Yes, ma'am. पेज नंबर 84 ओपन किए एनसीईआरटी का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, वहां पे दो क्रॉसेस दिया हुआ है, दोनों क्रॉस जो है वो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के बीच में है। ठीक है, दो क्रॉस है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्रॉस ए है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्रॉस बी है। ठीक है, दोनों में पहले हमारे पास पेरेंट्स हैं। अगर क्रॉस ए को देखो पहले, तो क्रॉस ए में जो पहला पेरेंट है हमारे पास विच इज द फीमेल पेरेंट, ये साइन तो पहचान रहे हो, दिस इज फीमेल एंड दिस वन इज मेल। ठीक है, ये जो है ये फीमेल हो जाएगी विच इज द मदर, और ये जो है ये मेल हो जाएगा विच इज द फादर। ठीक है, तो पहले क्रॉस में देखो, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल इज क्रॉस्ड विथ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप है मतलब येलो और व्हाइट का डोमिनेंट टाइप है। ठीक है, येलो और व्हाइट, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग को डोमिनेंट और रिसेसिव से ज्यादा जो चीज देखने का जरूरत है वो ये है कि लिंक्ड जीन्स और नॉन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, बिकॉज मॉडर्न वाज बेसिकली वर्किंग ऑन जीन्स which are linked
लिंक्ड जीन्स हैं। वाइट और मेल हमारे पास होंगे यहाँ पे सिमिलर एलीन्स प्रेजेंट होंगे। कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज वहीं पर टोकना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर एलीन्स है, सेम एलीन्स है, आई गेस। हाँ, और सेकंड एलीन का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है ताकि तुम लोग समझ पाओ कि ये एक डिफरेंट हिस्टोक्रोमैटिड है, ठीक है। अब देखना थ्योरेटिकल पार्ट में देखो, जस्ट अ सेकेंड, थ्योरेटिकल पार्ट में देखो विच इज इन पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में देखो कि मॉर्गन के पास दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, मेल और फीमेल का क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे जिसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को यूज कर रहे थे वो, ठीक है। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked, low recombination, while others were loosely linked. मॉर्गन और उनके जो साथ में जो और साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उनके हिसाब से कुछ जीन्स जो थे वो टाइटली लिंक्ड थे और कुछ जीन्स जो थे वो लूजली लिंक्ड थे। ड्रोसोफिला के केस में देखो, white and yellow genes were tightly linked, whereas white and miniature wing was loosely linked, ठीक है। loosely linked लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, पर व्हाइट और येलो टाइप जो है इसमें हम लोग के पास 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन व्हाइट बॉडी, व्हाइट आइड येलो बॉडी में 1.3% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और व्हाइट और मिनिएचर मतलब व्हाइट आई है और बॉडी साइज बहुत छोटा है, मिनिएचर है, इस केस में हमारे पास 37.2% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो किस वाले में हमारे पास लिंकेज ज्यादा है? इन दोनों में से किसमें लिंकेज ज्यादा है जीन्स के बीच में? फर्स्ट वाले में मैम। फर्स्ट वाले में। सुनिधि श्योर हो? सुनिधि हेलो, सुनिधि क्लियर है ना? आपकी आवाज नहीं आती है। ओके, सो व्हाइट और येलो के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिया हुआ है और व्हाइट और मिनिएचर के बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज दिया है। जहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है वहां पे हम लोग खुद से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे लिंकेज कम है, लिंकेज डिक्रीजेस, और जहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है वहां पे रिकॉम्बिनेशन कम है, वहां पे लिंकेज ज्यादा है, ठीक है। ये हम लोग को खुद समझ जाना है ये परसेंट देख के। अब जो फर्स्ट क्रॉस है हमारे पास वो येलो बॉडी व्हाइट आइड के बीच में है, ठीक है। येलो बॉडी व्हाइट आइड के बीच में हमारे पास पहला क्रॉस है। ये लिख लो अगर लिखना है तो, कि लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम है और इस केस में लिंकेज कम है। ठीक है ना? जब हो जाए तो बताना, आगे प्रोसीड करते हैं फिर। हो गया मैम। ओके, अब बताओ येलो बॉडी व्हाइट आई में लिंकेज ज्यादा था या लिंकेज कम था? ज्यादा ज्यादा था ना? ज्यादा था, हाँ ज्यादा था। अब जब तुम F1 ड्रॉ करोगी, F1 जनरेशन जब ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये इससे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऊपर वाले से भी ज्वाइन कर सकता है। सिमिलरली ये भी इन दोनों में से किसी एक से ज्वाइन कर सकता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आता है क्रॉसिंग ओवर का, दैट इज YW, और ये एक YW उस तरफ चला गया, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है F1 के लिए।
लेट्स से कि ये YW जो है ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये यहां पर आ गया और ये जो है Y प्लस एंड W प्लस। ऐसा कुछ रिजल्ट नजर आएगा हम लोग के पास F1 में क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद? यस मैम। ऐसा कुछ नजर आएगा ना? फिर देखो, फिर डायग्राम में भी जो दिया हुआ है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर F2 के केस में क्या होगा? F2 के केस में ये चारों जो है ये फिर से स्प्लिट हो जाएंगे, हमारे पास ये 4 गैमीट्स बनेंगे, दैट विल बी YW। और इधर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली है, यहाँ पे हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, एंड YW इस केस में ये, और यहाँ पे Y प्लस एंड W प्लस। सेम चीज है, बस हॉरिजॉन्टली की जगह हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, ये 4 गैमीट्स यहाँ पे बन गए, ये चारों एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करके, हम लोग को पता है कि चारों गैमीट्स जो है वो आपस में किसी के साथ भी रिकम्बाइन करके टोटल 16 पेयर बनता है। तो जो एक्सपेक्टेड रेशियो हमारे पास होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन 9:3:3:1, क्योंकि F2 में हमारे पास जो रेशियो आता था मेंडल के केस में डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो 9:3:3:1 होता था। यहाँ पे भी हमारे पास 4 गैमीट्स है, 1 2 3 4, 4 गैमीट्स है हमारे पास। ये चारों गैमीट्स आपस में रिकम्बाइन करके 16 पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ये टोटल 16 पेयर्स बना सकते हैं। पर इस केस में 9:3:3:1 का रेशियो क्यों नहीं आता है? क्यों हम लोग के पास 9:3:3:1 का रेशियो नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स है ना, ये जो क्रोमोसोम्स तुम देख रहे हो 1 2 3 4, इन क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स है ये आपस में लिंक्ड है। वहां पे 9:3:3:1 का रेशियो कांस्टेंट रहता था, क्योंकि वहां पे एक लॉ फॉलो होता था, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। और हम लोग को पता है कि येलो बॉडी और व्हाइट आई जो है वो टाइटली लिंक्ड जीन्स है। तो येलो बॉडी और व्हाइट आई जो है वो जब टाइटली लिंक्ड जीन्स है, तो वो किसी और के साथ रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करना चाहेंगे। पेरेंटल टाइप में जो प्रेजेंट है वही अपने आप को इंटैक्ट करना चाहेगा। जैसे ये अगर पेरेंट 1 है और ये अगर पेरेंट 2 है, इन दोनों में लिंकेज ज्यादा है, तो ये दोनों अपने अंदर में अट्रैक्शन होल्ड किए हुए हैं। जब दोनों अपने ही अंदर में सैटिस्फाइड है, जब दोनों खुद ही अंदर अंदर लिंक्ड है, तो ये आपस में बॉन्ड नहीं फॉर्म करना चाहेंगे, ये आपस में लिंक नहीं होना चाहेंगी। तो वही होता है कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो है प्रोजेनी में जब हम लोग देखने जाते हैं F2 जनरेशन में, तो पेरेंटल टाइप जो है उसका परसेंटेज ज्यादा आता है, ठीक है। पेरेंटल टाइप जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता जाता है, और रिकॉम्बिनेशन जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन घटता जाता है। तो पेरेंटल टाइप का परसेंटेज अगर बढ़ गया, तो जो नॉन पेरेंटल टाइप या जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है उसका परसेंटेज हमारे पास घट जाता है। तो 9:3:3:1 का रेशियो यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये TH मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे तो एग्जैक्टली अलग अलग कलर्स को ड्रॉ कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पर अगर तुम लोग उस डायग्राम को देखो, जो कि डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 84 पे, तो वहां पे हम लोग को पता चलेगा कि येलो जीन जो है वो ब्लू के साथ, मतलब जो पेरेंट टाइप है वो परसेंटेज में ज्यादा फॉर्म हो रही है, और जहां पर हमारे पास नॉन पेरेंटल टाइप का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेशियो कम है। येलो और ब्लू जहां पे कंबाइन हो रहा है, वहां पे येलो और ब्लू इक्वल अमाउंट में नहीं कंबाइन हो रहा है। अगर देखोगे तो तुम्हारा इस तरह से नजर आएगा कि अगर दो क्रोमोसोम्स या फिर दो जीन्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, तो एक जीन ज्यादा अमाउंट में कंबाइन हो रहा है और दूसरा जीन जो है वो कम अमाउंट में कंबाइन हो रहा है।
ठीक है, अगर देखोगे तो इस तरह से नजर आएगा कि एक साइड में येलो ज्यादा है पर दूसरी साइड में ब्लू जो है वो कम है। तो जो कम अमाउंट में कंबाइन हो रहा है दैट इज योर लिंक्ड जीन, जो टाइटली लिंक्ड जीन है। और जो ज्यादा अमाउंट में कंबाइन हो रहा है दैट विल बी योर लूजली लिंक्ड जीन। और ड्रोसोफिला के केस में दो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया गया था टीएच मॉर्गन के थ्रू। Those experiments were between white eye yellow body and white eyed miniature। तो white eyed miniature के केस में रिकॉम्बिनेशन जो बना था वो ज्यादा था, रिकॉम्बिनेंस जो बने थे वो ज्यादा थे और पेरेंटल टाइप का जो फॉर्मेशन था वो कम था क्योंकि वहां पे लिंकेज कम था। व्हाइट आई मिनिएचर में 32% रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस होता है, 37.2%। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बस हम लोग को पता चलता है कि जीन्स लिंक हो सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लिंक जीन्स की बात करें तो पेरेंटल टाइप का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट टाइप का फॉर्मेशन कम होता है। अगर हम लोग लूजली लिंक जीन्स की बात करें तो उसमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा फॉर्म होता है और वहां पे पेरेंटल टाइप जो है वो कम फॉर्म होता है। समझ रहे हो ना? हेलो, यस मैम। समझ रहे हो? कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना? ये F1 और F2 जनरेशन, जैसे जैसे तुम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाओगे ना, पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेशन मतलब पेरेंट्स का जो प्रोजेनी है जो पेरेंट्स के सिमिलर रहेगा वो हमारे पास अगर टाइटली लिंक्ड जीन्स है तो वो पेरेंट के सिमिलर जो प्रोजेनीज है उनका होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाता है और जो पेरेंट से डिफरेंट है उनके होने का प्रोबेबिलिटी घटता जाता है अगर लिंक्स टाइटली ज्वाइंट है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में इस डायग्राम में यहाँ पे वही समझाया गया है। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं आता है, तुमको ये याद रखने का जरूरत है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में कौन से जीन्स टाइटली लिंक्ड थे और कौन से जीन्स लूजली लिंक्ड थे, मेल के कौन से फिनोटाइप के साथ फीमेल के कौन से फिनोटाइप का क्रॉस करवाया गया था, रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो आया था वो पेरेंट्स में ज्यादा था, सॉरी पेरेंटल टाइप जीन्स का रेशियो जो है F2 में ज्यादा है या फिर रिकॉम्बिनेंट जीन्स का ज्यादा है। तो पेरेंट्स का ज्यादा है क्योंकि जहां पे जीन्स लिंक्ड होंगे वहां पे रिकॉम्बिनेशन का कैपेसिटी घट जाता है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है, ये छोटा मोटा चीज ये 12th के एग्जामिनेशन की अगर बात करें सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन आएगा, या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को ही क्यों चूज किया गया। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं सीबीएसई 12th के एग्जाम की अगर बात करें तो। हम लोग एक सेपरेट क्लास में हम लोग नीट रिलेटेड इश्यूज को भी डील करेंगे जहां पे नीट के क्वेश्चंस के ज्यादा प्रोबेबिलिटी होंगे, नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम डील करेंगे वहां पे। ठीक है, अब जो टीएच मॉर्गन थे वो बताए कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन शो हो रहा है। इनके वर्क को जो आगे बढ़ाए या फिर जो लिंकेज मैपिंग को यूज किए, लिंकेज मैपिंग, लिंकेज के थ्रू एक नया टर्म आया हमारे पास जिसका नाम है लिंकेज मैपिंग। लिंकेज मैपिंग वाज डन बाय वन ऑफ मॉर्गन्स स्टूडेंट, उनका नाम पता है? पता है? स्टर्टेवंट। लिंकेज का जो नेक्स्ट स्टेप है, जो लिंकेज मैपिंग जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, एचजीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक क्रोमोसोम है यहाँ पे उसपे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे, लेट्स से जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, 5, 6, 7, यहाँ पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे
दो जीन्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है या कितना रिपल्शन है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये सब हम लोग जीन मैपिंग के थ्रू फाइंड करते हैं। और जीन मैपिंग जो है ये किनका दिया हुआ है, जीन मैपिंग वाज गिवन बाय स्टर्टेवंट एंड स्टर्टेवंट वाज वन ऑफ मॉर्गन्स स्टूडेंट। मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे जो उनके ही लैब में काम करते थे। ठीक है, तो ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंकेज मैपिंग जो है वो स्टर्टेवंट के थ्रू दिया गया था। ये नाम जो है आप लोग को एनसीईआरटी में भी मेंशन मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी का ही नाम है। ओके, अब थोड़ा सा लिंकेज लिंकेज मैपिंग समझ लेते हैं कि लिंकेज मैपिंग क्या है। लिंकेज मैपिंग एज सच एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर नीट की बात करो तो लिंकेज मैपिंग इज अ बिट मोर इंपॉर्टेंट, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। इट इज अ प्रोसेस, साइंटिस्ट का नाम याद रखना स्टर्टेवंट। It is the process by which the distance between two genes is measured based on their strength of linkage. Strength of linkage. ये लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखना हो जाए तो बताओ। लिंकेज मैपिंग को ही हम लोग जेनेटिक मैपिंग भी बोलते हैं। लिंकेज मैपिंग को ही हम लोग जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग बोलते हैं, जो अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है। इट वॉज गिवन बाय स्टर्टेवंट। अगर पूरा नाम लिखने का हो तो हिज नेम वॉज अल्फ्रेड स्टर्टेवंट। पूरा नाम ये है, ये मॉर्गन के ही एक स्टूडेंट थे, अल्फ्रेड स्टर्टेवंट। ठीक है, ये लिखना हो गया, डेफिनेशन हो गया। ओके, लिंकेज मैपिंग के अंदर हम लोग तीन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द वंस गिवन बाय द अदर साइंटिस्ट मॉर्गन। तो लिंकेज मैपिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे तीन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स लिखो। For two or more linked genes, for two or more linked genes, for two or more linked genes, non-parental offsprings can be produced. Non-parental मतलब जो पेरेंट्स के सिमिलर ना हो, जो रिकॉम्बिनेंट हो। Non-parental offsprings मतलब progeny can be produced for two or more linked genes. Non-parental offsprings can be produced only by crossing over. Only by crossing over. And this produces new
रिकॉम्बिनेशन। अगर लिंक जीन्स है तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, और उस केस में हमारे पास न्यू रिकॉम्बिनेशंस बन के आता है। जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो न्यू होंगे, वो दोनों में से किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं कर रहे होंगे, दोनों पेरेंट के मिक्सचर से फॉर्म होता है वो। ठीक है, ये हो गया लिखना। फॉर 2 or more linked genes, non-parental offspring can be produced only by crossing over, and this produces new recombinations, which is different from the parental type. ये पहला प्रिंसिपल है। Just a second. अच्छा, next है crossing over is a random event. Crossing over is a random event. देखो, क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट। अगर हमारे पास 4 गेमीट्स है, इधर में 2 मेल के हैं और इधर में 2 फीमेल के हैं, तो ये फर्स्ट गेमीट जो है ये थर्ड के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये फर्स्ट गेमीट फोर्थ के साथ भी फ्यूज कर सकता है, वैसे ही सेकंड जो है थर्ड के साथ भी फ्यूज कर सकता है, फोर्थ के साथ भी फ्यूज कर सकता है, और ये होने का प्रोबेबिलिटी 25% होता है। ठीक है, मतलब ये जो है इसके साथ फ्यूज करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी 25%, इन दोनों का 25%, इन दोनों का 25, इन दोनों का 25, टोटल 100% हुआ ना। तो ये जो है ये रैंडम इवेंट होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट and chances of crossing over chances of crossing over is directly proportional to the distance between the genes, क्रॉसिंग ओवर जो है रैंडम इवेंट होता है, हम लोग देखें, चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। समझ रहे हो? ये रब करें, ये रब करके इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करें, हो गया वो लिखना अगर तो। साक्षी, सुनिधि अपने माइक को अनम्यूट करके देखना है एक बार, तुम्हारा आवाज नहीं आता है। साक्षी, हो गया? हेलो, हेलो, रिप्लाई दीजिए। साक्षी, सुनिधि, आप कुछ बोलिए। तो दोनों में से किसी का आवाज नहीं आ रहा। साक्षी का तो ऑडियो म्यूट है, सुनिधि का तो ऑन की है ऑडियो। साक्षी, सुनिधि कुछ बोलिए। सुनिधि, साक्षी, आवाज आ रहा है? कुछ बोल नहीं रही है सुनिधि। हाँ, उसका साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम है मैम। अच्छा, तो साक्षी का प्रॉब्लम। हाँ, साक्षी का लेकिन अभी लीव हुई थी, अभी एडमिट हो रही है।
एक मिनट। अच्छा अच्छा, तो हम कंटिन्यू रखें या वेट करें? मैम कंटिन्यू रखिए। साक्षी अच्छा जान कुछ बोलिए, मैम कुछ पूछ रही हैं आपसे। यस सर। साक्षी, आवाज आ रहा है? यस मैम। ये हो गया, इसको एक्सप्लेन करें इस वाले सेंटेंस को। यस मैम करिए। मैम मिटाइए। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो। देखो, क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट, ये समझ गई थी ना, ये हम एक्सप्लेन किए थे। यस मैम। यस ओके ओके। ये लिखना हो जाए तो बताना। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज अ रैंडम इवेंट, और क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बढ़ जाता है अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है। डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे समझो कि ये रैंडम इवेंट कैसे हम लोग को पता है। फीमेल की जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, जब वो सेपरेट होकर होती है, और इधर मेल के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो भी जब सेपरेट होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एनाफेज राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास चार सिस्टर क्रोमैटिड्स बने, 1 2 3 4। ये 1 जो है ये 3 के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 4 के साथ भी। 2 जो है ये 3 के साथ भी कंबाइन कर सकता है, 4 के साथ भी। तो 1 का 3 के साथ, 4 के साथ, या 2 का 3 के साथ, 4 के साथ कंबाइन होने का चांसेस क्या हो जाता है? दैट विल बी 100/4। 4 तरह का कॉम्बिनेशन, 4 तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 25% हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो ये रैंडम प्रोसेस है कि 1 3 के साथ कंबाइन करेगा, 1 4 के साथ, या 2 जो है 3 के साथ या 4 के साथ, ये एक रैंडम प्रोसेस होता है। अब क्या होता है, जीन जो है, जीन का आपस में रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी जो है, वो जो लिखवाया है तुम लोगों भी सेंटेंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे लेट्स से हम लोग 4 जीन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, जीन ए और बी के बीच में। जीन बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अभी तुमको बताना है, ठीक है, अभी तुमको बताना है कि ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी तुमको बताना है कि ये तीन जीन्स में सबसे इजीली रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे पॉसिबल है, और किन दो जीन्स के बीच में, और सबसे डिफिकल्ट किन दो जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन है। ऑप्शन देते हैं यहाँ पे, दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर बी और सी के बीच में, फिर ए और सी के बीच में। सेकेंड ऑप्शन इज ए और सी के बीच में सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद फिर होगा बी और सी के बीच में, और सबसे कम रिकॉम्बिनेशन होगा ए और बी के बीच में। इन दोनों ऑप्शन में से पिक कर पा रहे हो? यस मैम सेकंड वाला। तो निधि बताओ, क्लियर है सेकंड वाला ऑप्शन? यस मैम क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। इन दोनों के बीच में, बी और सी के बीच में डिस्टेंस इंटरमीडिएट है। दिस विल बी 10 सेंटीमीटर, और नहीं ये तो 15 हो गया, तो ये टोटल जो है ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता है, दो जीन्स के बीच में दूरी बढ़ता है, तो अट्रैक्शन घट जाएगा, अट्रैक्शन घट जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो इसके थ्रू जीन मैपिंग के थ्रू ही हम लोग को पता चलता है कि दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है। हम लोग मेजर कर सकते हैं दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस, एक्सपेरिमेंटली किया जाता है वैसे ये। और हम लोग जब डिस्टेंस पता चल गया तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी ज्यादा है या रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी कम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। ठीक है।
सो ये जो जीन मैपिंग है या लिंकेज मैपिंग जो है, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड स्टर्जरमैन। इस स्टेज पे तुमसे इस टॉपिक पे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन केस कहीं और कोई क्वेश्चन देखो लिंकेज से रिलेटेड जो कि समझ ना आए तो फिर वो क्वेश्चन पूछना, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, दैट विल बी सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। Yes, ma'am. Okay, sex determination. Sex determination was a topic of interest between the scientists, मतलब साइंटिस्ट के बीच में आपस में बहुत इंटरेस्ट, बहुत क्यूरियोसिटी का टॉपिक था कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली कैसे होता है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं मेल में और फीमेल में। और ये हम लोग को तब तक नहीं पता चला था जब तक हम लोग क्रोमोसोम का स्टडी स्टार्ट नहीं किए थे। एक्चुअल में अगर देखो तो ना हम लोग को जीन्स नजर आता है, जीन्स हम लोग को नहीं नजर आता है, अलील्स नहीं नजर आता है। फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारे पास नजर आने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम जो है उसी का स्टडी किया गया था माइक्रोस्कोप में कि एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम है तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या इनके बीच सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन होने के बाद फिर से फिर से साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हैप्लॉइड बॉडीज, डिप्लॉइड बॉडी, या फिर अगर 2n से ज्यादा, दो पेयर से ज्यादा कहीं क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। तो ये सब सिर्फ तब पढ़ा जा सका जब हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आया। उस टाइम पे बहुत हाई पावर के माइक्रोस्कोप्स नहीं लॉन्च हुए थे, those were the microscopes of low power, पर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा बड़ा था तो क्रोमोसोमल स्टडी जो है वो कंडक्ट किया जाने लगा। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोसोमल स्टडी को पढ़े थे और जो पहली बार बता पाए थे कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, he was Henking and the study was done in 1891 if I am not wrong। हाँ 1891, ठीक है। ये स्टडी जो है हेंकिंग के द्वारा किया गया था। he did his experiments or he did his research on insects, ठीक है। तो पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन जिस ऑर्गेनिज्म में पढ़ा गया था दैट वाज इन इंसेक्ट्स। द एक्सपेरिमेंट और द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म वाज डन बाय हेंकिंग इन द ईयर 1891। अब वो क्या किए थे, वो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, टू बी प्रिसाइज वो एक मेल स्पर्म के ऊपर काम करना स्टार्ट किए थे। मेल स्पर्म को माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किए थे कि उसमें कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है। तो हम लोग को पता है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स जो फॉर्म होता है उस पूरे प्रोसेस को, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे वो, ठीक है। he was studying about spermatogenesis in insect। he was studying about spermatogenesis in insect। अब वो देखे तो कुछ इंसेक्ट्स जो थे उनमें जो इनिशियल स्टेज में स्पर्मेटोगोनिया था वो दो तरह का था। एक था एक्सओ टाइप, और सॉरी जो स्पर्म्स प्रेजेंट थे स्पर्मेटोगोनिया में, फाइनली जो स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं के बीच में एक सिंगल क्रोमोसोम रहता है। तो यहाँ पे एक में एक फैक्टर प्रेजेंट था, उनको पता नहीं था कि ये फैक्टर क्या है क्या नहीं है, कुछ नाम नहीं रखा गया था इसका। पर क्रोमोसोम अगर तुम देखो तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का नजर आता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि
की तरह नजर आता है। तो क्योंकि ये क्रोमोसोम जो था ये एक्स की तरह नजर आ रहा था, इसलिए इसको एक्स बॉडी बोल दिया गया, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक्स की तरह एक्स शेप में रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल दिए कि ये कोई एक्स बॉडी है। अब जब दूसरे स्पर्म में देखा गया तो दूसरे स्पर्म में ये एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, दूसरे स्पर्म में ये एक्स बॉडी वाज एब्सेंट, दिस वाजंट प्रेजेंट। एक स्पर्म में ये एक्स बॉडी प्रेजेंट था और एक स्पर्म में ये एक्स बॉडी एब्सेंट था, ठीक है, ये था इंसेक्ट के केस में। अब क्या देखे हेंकिंग आगे कि जब ये एक्स बॉडी एक फीमेल के एक्स बॉडी के साथ ज्वाइन करता है तो इट फॉर्म्स अ फीमेल इंसेक्ट, और जब ये बॉडी एक स्पर्म जिसमें एक्स बॉडी नहीं प्रेजेंट है, जब वो एक फीमेल की बॉडी के साथ फीमेल के ओवम के साथ जिसमें कि एक्स प्रेजेंट है फर्टिलाइज करता है तो इट फॉर्म्स अ मेल इंसेक्ट, ठीक है, ये बनाना, ये ड्राइंग बनाना। एक्स जब दो तरह का हमारे पास स्पर्म्स बन रहा है, 50% स्पर्म्स जो बनता है उसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट होगा, 50% जो स्पर्म्स बन रहा है उसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। जो स्पर्म एक्स बॉडी को कैरी कर रहा है, अगर वो एक फीमेल ओवम के साथ फ्यूज करता है जिसमें कि एक्स बॉडी प्रेजेंट है तो एक फीमेल इंसेक्ट बनती है, और अगर एक इंसेक्ट एक मेल इंसेक्ट का स्पर्म जिसमें कि एक्स बॉडी एब्सेंट है वो एक फीमेल की एक्स बॉडी के साथ फ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे मेल इंसेक्ट बनता है, जिसका कि हम लोग अगर लिखेंगे कि क्या है इसमें गेमीट्स, तो ये इसमें एक्स और जीरो, एक्स ओ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन और एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं हम लोग। ये रब करें तो Yes, ma'am. ठीक है। साक्षी सुन रही हो ना? यस मैम हो। तो पहला जो हमारे पास सेक्स मैकेनिज्म होता है दैट इज एक्सोटाइप। एक्सोटाइप अगर एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल विल बी इंसेक्ट्स, ठीक है, पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज एक्सोटाइप, और एग्जांपल अगर पूछा जाए तो वो होता है इंसेक्ट्स का। एक्सोटाइप में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग मेल हेटेरोगेमिटी देखते हैं। हेटेरोगेमिटी का मतलब समझो, हेटेरोगेमिटी का मतलब होता है कि दो गेमीट्स प्रेजेंट हैं पर दोनों अलग अलग टाइप के हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। तो हेटेरोगेमीट्स लिखा है मतलब जो दो गेमीट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो दोनों अलग अलग टाइप के गेमीट्स होंगे, वो सिमिलर गेमीट्स नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे मेल हेटेरोगेमिटी लिखा है, दैट मींस कि मेल में जो दो गेमीट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, एक में एक्स बॉडी प्रेजेंट है और दूसरे में एक्स बॉडी एब्सेंट है। जिसमें एक्स बॉडी एब्सेंट है उसको हम लोग ओ लिखते हैं, और जिसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट है दैट विल बी एक्स। अब यहाँ पे फीमेल कैसी होती है, तो यहाँ पे फीमेल एक्स एक्स टाइप होती है, फीमेल के पास दो एक्स बॉडी प्रेजेंट होता है। ये लिख लिए। यस मैम। हेटेरोगेमिटी जब बोलते हैं तो गेमीट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होता है।
एक गैमीट अगर बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होता है। जैसे अगर हम लोग ह्यूमंस की केस से बात करें एक्स वाई टाइप, तो हमारे पास दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का साइज हमेशा छोटा रहेगा, एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए शेप और स्ट्रक्चर भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इंसेक्ट्स के केस में हम लोग मेल हेटेरोगेमिटी देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लेट्स से कि एक मेल इंसेक्ट है, मेल इंसेक्ट है तो एक्सो टाइप ऑफ गैमीट्स होंगे, और फीमेल है तो उसके पास दो एक्स बॉडी है। एनाफेज के टाइम पे जब ये दोनों स्प्लिट अप होते हैं या फिर ये दोनों जब मियोसिस के बाद गैमीट्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का गैमीट बनता है, एक होता है एक्स टाइप, एक होता है नॉट, दूसरा होता है एक्स टाइप और यहाँ पे भी एक्स टाइप होगा। ठीक है, अब ये जो है ये फीमेल के फर्स्ट वाले गैमीट के साथ भी फ्यूज कर सकता है, फीमेल के सेकंड गैमीट के साथ भी। वैसे ही जो जिसमें एक्स बॉडी एब्सेंट है मेल का, ये गैमीट फीमेल के फर्स्ट गैमीट के साथ भी फ्यूज कर सकता है, फीमेल के सेकंड गैमीट के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेनीज क्या क्या आएंगे, x और x, दैट विल बी x x टाइप, x के साथ x, तो दिस विल बी अगेन x x टाइप, यहाँ पे एक्सो टाइप और एक्सो टाइप। ठीक है, तो जो XX टाइप फॉर्म होगा these will be our female, और जो XO टाइप फॉर्म होगा these will be our male। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50% चांसेस है कि फीमेल मेल प्रोजेनी फॉर्म हो और 50% चांसेस है कि फीमेल प्रोजेनी फॉर्म हो। ठीक है, ये ड्रॉ कर लो। ये है इंसेक्ट्स में जो पहली बार पढ़ा गया था, दैट वाज इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेल अगर है, मेल इंसेक्ट है तो उसमें जो स्पर्म होगा 50% स्पर्म्स विल हैव एक्स बॉडीज एंड 50% स्पर्म्स विल नॉट हैव एक्स बॉडीज। जबकि फीमेल के केस में एग्स में हमेशा एक्स बॉडी होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, दोज आर नोन एज ऑटोसोम्स। वो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन में काम नहीं करते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फीमेल के केस प्रेजेंट है और मेल के केस में एक ही एक्स बॉडी प्रेजेंट है। एक एक्स बॉडी प्रेजेंट है और दूसरे में एक्स बॉडी नहीं प्रेजेंट है, एक्स ओ। यहाँ पे एक्स और ओ है इसलिए एक्सो टाइप मैकेनिज्म होता है, और मेल के गैमीट्स जो है वो डिफरेंट है, एक्स और ओ है, अलग अलग है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये मेल हेटेरोगेमिटी है यहाँ पे, क्योंकि मेल के गैमीट्स डिफरेंट है। समझ में आया ये? यस। ओके। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास ZW टाइप है। ZW टाइप किसमें प्रेजेंट होता है? कोई आइडिया है ZW टाइप किसमें प्रेजेंट होगा? बर्ड्स में। करेक्ट, ZW टाइप जो है बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखने मिलता है, यहाँ पे होता है फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी, फीमेल हेटेरोगेमिटी का मतलब क्या होगा कि फीमेल के जो दो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ना कि मेल के। ZW टाइप है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के होते हैं गैमीट्स, एक गैमीट होगा Z टाइप और एक गैमीट होगा W टाइप, और W, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फीमेल।
जिसमें Z और W प्रेजेंट होगा वो हमारी फीमेल होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मेल होता है उसमें दोनों गैमीट्स सेम होते हैं और दोनों गैमीट्स Z टाइप होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे सेम गैमीट्स होते हैं तो यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी नहीं होगा, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमिटी होगा। ये दो जो है जब स्प्लिट होंगे एट एनाफेज तो एक साइड में Z बनेगा और दूसरा गैमीट जो होता है वो W बनता है, जबकि मेल के केस में दोनों Z ही फॉर्म होते हैं। रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा तो ये Z जो है इस Z के साथ फर्टिलाइज होके ZZ बना सकता है। ये W जो है फीमेल का ये भी इसके साथ फर्टिलाइज होके ZW बना सकता है। ये फर्स्ट जो है ये लास्ट वाले के साथ फर्टिलाइज हो सकता है ZZ, और ये जो है ये इसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, दिस विल अगेन बी ZW। अब जब मेल के केस में हमारे पास दो अलग अलग टाइप का गैमीट्स बन रहा है, एक गैमीट जो था वो Z टाइप था, दूसरा गैमीट जो था वो W टाइप था। मेल के केस में हमारे पास सेम गैमीट बन रहा है, दोनों जगह Z गैमीट ही बन रहा है, तो यहाँ पे मेल हेट्रोगेमिटी नहीं है, यहाँ पे फीमेल हेट्रोगेमिटी प्रेजेंट है। 50% फीमेल बनेगी हमारे पास, यहाँ पे 50% फीमेल that will be ZW type और 50% मेल बनेंगे that will be ZZ type। तो यहाँ पे क्योंकि फीमेल के दोनों गैमीट्स डिफरेंट हैं इसलिए इस केस को हम लोग फीमेल हेट्रोगेमिटी बोलते हैं। समझ रहे हो? Yes, ma'am. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों केस में सेम रहते हैं। फीमेल के केस में भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है और मेल के केस में भी उतने ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डिफरेंस नहीं होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के टाइप में डिफरेंस होता है बस। अगर किसी में एक Z और एक W प्रेजेंट है तो वो फीमेल होती है, और अगर किसी में दोनों Z प्रेजेंट है तो वो हमारे मेल्स होते हैं, ठीक है। ये लिख लो तो बता देना फिर। हो गया मैम। ओके सुनिधि हो गया? Yes, ma'am. थर्ड टाइप है हमारे पास XY टाइप। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके ये नेक्स्ट जो है वो XY टाइप है। XY टाइप का एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ह्यूमंस होता है, तुम्हारे एनसीईआरटी में ह्यूमंस ही मेंशन है। अब बताओ ह्यूमंस में मेल हेट्रोगेमिटी होता है या फीमेल हेट्रोगेमिटी? मैम मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी होता है, ठीक है। सुनिधि मेल हेट्रोगेमिटी समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके क्यों मेल हेट्रोगेमिटी है? क्योंकि मैम यहाँ पे मेल का गैमेट डिफरेंट टाइप्स का। गैमीट्स यहाँ पे दो डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। एक एक्स टाइप होता है, एक वाई टाइप होता है। अब अगर हम लोग मेल के गैमीट्स की बात करें, ठीक है, तो ये मेल का गैमीट है। लेट्स से ये एक्स गैमीट है, ठीक है, ये एक्स टाइप है, और दूसरा जो है ये हमारे पास वाई टाइप है। तो एक्स टाइप हमेशा वाई टाइप से बड़ा होता है, ठीक है। वाई टाइप का साइज छोटा होता है, ये ज्यादा थिकनेस इसका ज्यादा होता है, छोटा ये होता है, और वाई टाइप एक्स टाइप जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, वो लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई जो है ये गैमीट्स ह्यूमन मेल में प्रेजेंट होता है।
अगर हम लोग ह्यूमन फीमेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन फीमेल, तो ह्यूमन फीमेल में वाई गेमीट्स एब्सेंट होते हैं। ह्यूमन फीमेल में वाई गेमीट कभी भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी एक्स टाइप अगर फीमेल की बात करें तो। ह्यूमंस के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 23 पेयर्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस 23 पेयर में से 22 पेयर जो है वो होते हैं हमारे पास ऑटोजोम्स। ठीक है। एक्चुअली अगर तुम देखो तो लगभग हमारे पास 22,000 से ज्यादा जीन होते हैं, 22 से 23,000 जीन होते हैं। और अगर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम देखो तो 46 है। तो तुम सोच सकते हो कि एक क्रोमोसोम पे कितने सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। पर ऑटोजोम्स पे हमारे बॉडी का, कि हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, आई कलर क्या होगा, या फिर हेयर जो है वो वेवी होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा होगा, और फिर उसके अलावा नोज जो है वो शार्प होगा या ब्लंट होगा, ईयर जो है वो लोब्ड होगा या नहीं होगा, ये सारा फैक्टर्स जो है ये हमारे जो है जीन्स जो हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बस एक पेयर ऑफ जीन्स जो होता है जिसको कि हम लोग, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स जिसको कि हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि एक किसी इंसान पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स जो कि हमारे बॉडी का बाकी सब कुछ डिसाइड करते हैं, टोटल मॉर्फोलॉजी डिसाइड करते हैं। जस्ट एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसको कि हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान का जेंडर क्या होगा। ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में अभी देखते हैं कि मेल और फीमेल में क्या होता है। एक्स वाई टाइप है। अगर हम लोग किसी मेल अगर एक्स वाई लिख रहे हैं तो हम लोग को ये पता है हमेशा से कि ये एक मेल है, और अगर हम लोग एक्स और एक्स लिख रहे हैं तो ये भी हम लोग को पता है कि दिस इज अ फीमेल हियर। एक्स जो है ये एक्स और वाई जो है मेल का, ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स आर फॉर्म्ड through a series of steps from spermatogonia. Spermatogonia से sperms का जो formation होता है उसको हम लोग बोलते हैं spermatogenesis. यहाँ पे दो तरह के गेमीट्स फॉर्म होते हैं, एक होता है एक्स टाइप गेमीट और दूसरा होता है वाई टाइप। इस केस में फीमेल के केस में oogenesis होता है। oogenesis के थ्रू हमारे पास दो गेमीट्स फॉर्म होते हैं, एक होगा एक्स और दूसरा भी होगा एक्स। अब ये जो मेल का एक्स है ये फीमेल के एक्स के साथ ज्वाइन कर सकता है, तो ये एक डॉटर का फॉर्मेशन होगा। ये दूसरा एक्स भी अगर फीमेल के साथ गेमीट के साथ ज्वाइन कर रहा है तो ये भी डॉटर फॉर्मेशन होगा। पर मेल का जो वाई है वो अगर फीमेल के एक्स के साथ फ्यूज करता है कभी, तो हमेशा सन प्रोड्यूस होता है और मेल प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है। तो 50% मेल, 50% फीमेल प्रोजेनी। ये रैंडम प्रोसेस होता है, कोई भी गेमीट मेल का किसी भी फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज कर सकता है। पर फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, फीमेल हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है। फीमेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि फीमेल के पास दो तरह के गेमीट्स नहीं प्रेजेंट है, दो तरह के क्रोमोसोम्स नहीं है, इट्स ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम। जबकि मेल के पास, ऑल्दो मेल के पास ये ऑप्शन नहीं होता है, उसका चॉइस नहीं होता है कि वो एक्स गेमीट को फ्यूज करवाएगा या वाई गेमीट को फ्यूज करवाएगा, ये ऑप्शन नहीं होता है मेल के पास भी। लाइक इट्स नॉट अ डिसीजन टू मेक, ये खुद का डिसीजन नहीं होता है, बट स्टिल जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वेदर टू हैव अ सन और डॉटर,
that option is available only with the male and not with the female. ठीक है? तो XY type of सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होगा, और मेल हेट्रोगेनिटी है तो X और Y टाइप गेनीट प्रेजेंट होगा, और फीमेल में हेट्रोगेनिटी नहीं है तो यहाँ पे दोनों गेनीट्स जो फॉर्म होंगे वो सिमिलर होंगे. ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ब्लड ग्रुपिंग हो चुका है हम लोग का. ब्लड ग्रुपिंग पे हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे. एक क्वेश्चन दे रहे थे, तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था ब्लड ग्रुपिंग के केस में, तो इसलिए एक क्वेश्चन देते हैं सो दैट जस्ट रिविजन हो जाए. ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करो ब्लड ग्रुपिंग का. A child having AB type blood group has the father whose blood group is O type. नहीं, whose blood group is B type. ठीक है? What can be the probable phenotype for mother's blood group? ये ट्राई करो. एक चाइल्ड है जिसका कि AB ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप बी टाइप है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी क्या क्या है मदर के ब्लड ग्रुप का? मैम मदर का ब्लड ग्रुप IAIE या फिर IAIA हो सकता है. IAIB या फिर IAIA हो सकता है ना? मैम IAII और IAIA. Okay. IAI ये कहना चाह रही हो और IAIA है ना? यस मैम. ओके. सुनिधि कोई आंसर? Yes, ma'am. यही होगा. मैम IAIB भी हो सकता है. IAIB भी हो सकता है. अब बताओ साक्षी, तुमको लग रहा है कि IAIB भी हो सकता है? नो मैम. नहीं हो सकता. चलो चेक करके देखते हैं एक बार. ठीक है? फादर का ब्लड ग्रुप है बी टाइप और चाइल्ड का है AB टाइप.
फादर का ब्लड ग्रुप है हमारे पास बी टाइप, तो फादर के पास एक बी तो होगा ही होगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग को पता नहीं ओ है या बी है, ठीक है। चाइल्ड का हम लोग को पता है कि यहाँ पे एक ए है और दूसरा यहाँ पे हमारे पास बी है, चाइल्ड का हम लोग को पता है। अब मदर के पास क्या क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, या तो ए हो सकता है या फिर ए हो सकता है। यहां से एक बी और ए मिल करके ए बी टाइप बनाए, यहां से एक बी और ए या फिर ये ए मिल करके ए बी टाइप बनाए, और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी टाइप भी हो सकता है। क्योंकि देखो अगर ए बी टाइप होता है तो एनाफेज के टाइम पे ये दोनों के बीच जो ये सेपरेट होगा, एक जीन आई ए जो है वो अलग हो जाएगा आई बी से। अब यहाँ पे जो बी है ये इस ए के साथ फ्यूज करके भी तो ए बी टाइप बना सकता है ना, समझ रही हो? यस मैम। समझ रही हो ना? यस मैम। ओके, तो इसका आंसर जो है ये आई ए आई टाइप हो सकता है, आई ए हो सकता है, या फिर आई ए आई बी हो सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज है हमारे पास मदर के ब्लड ग्रुप के लिए। अब बताओ ये हो सकता है क्या बी ओ? नो मैम। नो मैम। नो मैम, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नो मैम। बी भी नहीं हो सकता। नो मैम। टाइप बी टाइप हो जाएगा, है ना? तो ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ पे समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन बस देखना था कि याद है कि नहीं, रिवीजन सेक के लिए करवा दिए थे क्वेश्चन। हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो चुका है, लिंकेज मैपिंग रिकॉम्बिनेशन ये हो चुका है। अभी हमारे पास बस पेडिग्री एनालिसिस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ठीक है। वो जानबूझ के छोड़े हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब वो करेंगे तो क्वेश्चंस पूछ सके, चेक कर सके कि तुम लोगों को कितना याद है, पुराना कितना नहीं। तो वो जानबूझ के छोड़े हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी कवर हो जाए। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, प्लियोट्रॉपी आई गेस, नहीं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बचता है। प्लियोट्रॉपी हो चुका है, बट फिर भी थोड़ा रिविजन कर लेंगे। मेनली नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग को स्टार्ट करना है वो पेडिग्री एनालिसिस करना है, ठीक है। सो वील बी स्टार्टिंग विद पेडिग्री एनालिसिस, जिसके थ्रू हम लोग क्रोमोसोमल डिजीजेस या फिर लिंक्ड डिजीजेस जो है, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस या ऑटोसोमल डिजीजेस जो है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। यस मैम। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करके रख लेना, और कहीं पे कोई डाउट हो तो पूछना। मॉड्यूल में भी जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए उनको भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, और कोई डाउट हो तो फिर पूछना, ठीक है। यस मैम। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम।